तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। कुछ लोगों के एग्जाम हो चुके हैं और अभी बहुत से लोगों के बाकी हैं। तो जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं उन लोगों के रिव्यूज भी आ चुके हैं, अच्छे रेस्पॉन्स भी रहा है। थोड़ी सी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है करंट अफेयर में। साइंस वगैरह बाकी सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा करंट की दिक्कत है। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप करंट की इतनी प्रॉब्लम क्यों ले रहे हो? देखो, करंट के अलावा भी 80 क्वेश्चन है, आप उन पर ध्यान दीजिए। अब फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमें करंट की दिक्कत है, तो भैया करंट पढ़ लीजिए। फिर आप कहाँ से पढ़ोगे? मैंने टेलीग्राम चैनल पर इंडोलॉगस चैनल की पीडीएफ डाली हुई है, वो पीडीएफ पढ़ जाइए आप लोग। बाकी आपके पास अदर कोई भी सोर्स हो, किसी भी टीचर का सोर्स हो, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो, थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया जो अभी नए पैटर्न पे जो मॉक आए हैं, 6 मॉक डाले हैं जो कि बिल्कुल हूबहू एग्जाम होने के बाद रिव्यूज के आधार पर बनाए गए हैं, तो वो मॉक हमें करवा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया आरआरबी ग्रुप डी का 2025 न्यू पैटर्न ऑफिशियल मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं, टेस्ट ओनली। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहां आप लोगों को हर प्रकार की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, हम लोग ग्रुप डी खत्म हो जाने के बाद या तो एनटीपीसी या एसएससी जीडी जो भी आप लोग कहोगे उस एग्जाम की तैयारी करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मॉक करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे, बाकी अदर आपके जो भी चीजें होगी, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन यहाँ करवाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो अब ये 5 या 6 मॉक 15 या 20 तारीख तक ग्रुप डी के आएंगे, उसके बाद ये ग्रुप डी के मॉक मैं नहीं लाऊंगा। उसके बाद आप लोगों से एक दिन लाइव करूंगा कि आप लोग किस चीज के बारे में अब तैयारी करना चाहते हो। तो अभी तो चलो मॉक नंबर शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूंगा, जैसा कि सबको पता है कि एक फिक्स पैटर्न में अपन मॉक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में भी आपको यही करना है, एक फिक्स पैटर्न बना लेना है कि आपकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है और उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मॉक को एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 52 है। अगर व्यास 52 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 26। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। रख दो भाई, फटाफट रख दो। अच्छा, पाई का तो पाई रखना है ना, ओके। तो कितना? 676 इंटू 4, 6 को 24, कितना बच गया? 2, 28, 30, 3, 24, 27, 2704 पाई आंसर आ गया। देखो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आर अगर 26 है तो समझना ये 13 का मल्टीप्लाई होगा। जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीप्लाई होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। मैंने पैटर्न बता दिया, आप कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आप लोगों को। सपना ने साधारण ब्याज पर 20,800 रुपए का निवेश किया, जिनमें से कुछ 11% प्रतिवर्ष, कुछ 9% प्रतिवर्ष। वह यदि वह 6 वर्षों के बाद दोनों निवेश से समान ब्याज अर्जित करती हैं तो 11% प्रति वर्ष पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, आपका साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? मूलधन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो सुनो मेरी बात को, मैं मानता हूं कि कोई एक ब्याज है, सॉरी मूलधन है, उस पर मैंने कितना प्रतिशत? 11% ब्याज क्या लगाया? रेट। और कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, इंटू 100। इसका बराबर किसके? बी इंटू 9% इंटू 6/100। तो ये सब कट जाएंगे, समझ रहे हो? ये सब कट जाएंगे तो A/B क्या आ जाएगा? 11/9। यानी कि ए का जो
हिस्सा है ना वो 11 अनुपात में है और बी का 9 है। टोटल 20 है और 20 का मान कितना है 20,800। और मुझे ज्ञात किसका करना है 11% वाले 11% वाला कौन सा है ए हिस्सा। तो ए यानी कि 11 का मान मुझे ज्ञात करना है। सॉरी 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 दोस्तों सॉरी, यानी कि 9 का मुझे हिस्सा ज्ञात करना है। ओके 20 का मान है और 9 का मुझे हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 10 40 0 36 और 9 93 60। क्या आप लोगों को समझ में आ गई बात। कुछ नहीं है सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है और कुछ नहीं करना। एक पुस्तक पर 200 रुपए अंकित है 15% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य। अगर 200 रुपए अंकित है 15% को क्या लिख सकता हूँ 3/20 लिख सकता हूँ। तो अगर 3 की छूट दी 20 में से तो कितने में बेचूंगा 17 में 20 ये लो यही तो चाहिए। कितना 170। बिना पेन उठाए भी आप लोग कर सकते हो। सबको पता है 200 का 15% 30 होता है और 30 को घटा दो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 7 सही 2/3 वर्षों के लिए 9.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 66 चॉइस है। उसी राशि पर 2.8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 9 सही 2/3 वर्षों में देय राशि क्या होगी। अब देखो यहां पर मुझे साधारण ब्याज दे रखा है कितने 9.6% प्रति वर्ष से 7 सही 2/3। क्या लिख सकता हूं इसको क्या इसको मैं 23/3 नहीं लिख सकता। इसको मैंने मिस्र बिन को जो सोल्व किया तो 23/3 ठीक है। ये 23/3 इंटू 9.6% की जो है ना इसका ब्याज कितना है 24। क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ। यहां से मैं क्या करूंगा समझना मेरी बात को। यहां से मैं 1% का मान निकाल लेता हूं। कितना 1% का। अगर देखो इसको 10 में यहाँ रख देता हूँ तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 16 से ये 2 बार गया 16 से ये कितने बार गया 4 बार फिर कितना 1 बार और फिर कितने 4 बार फिर 2 से 207 बार और 23 से 9 बार। यानी कि 1% का मान कितना आ गया 90। तो 100% का मान कितना आ जाएगा 9,000। 9,000 तो मेरा क्या आ गया मूलधन आ गया। अब समझना ये 9,000 रुपये को मैं क्या 2.8% से और 9 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 27 29/3 अपॉन 100। ये सोल्व कर दो भाई इसको। इसको मैं इसको 0 ले आता हूँ 3 0 से 3 0 3 से 3 बार। ठीक है अब सोल्व कर दो इसको 19 28 200 840 में से अगर मैं कितना घटा दूंगा 28 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 812। 812 इंटू 3 तो ये कितना आ गया 24 36। ये तो इसका ब्याज आ गया। ये पूछा देय राशि यानी कि मूलधन प्लस ब्याज देगा तो मूलधन प्लस ब्याज ही ना। तो कितना हो जाएगा 11,436। आंसर कहाँ है सी आंसर। क्या आप लोगों को बात समझ में आई। बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। एक निश्चित राशि पर 3 सही 1/5 वर्षों के लिए 5.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9,064 रुपए है। उसी राशि पर 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 9 से 3/5 वर्षों में देय राशि क्या होगी। सेम सवाल सिर्फ डेटा चेंज किया गया। मैं कहता हूं कि 5.5% से 3 से 1 से 5 को क्या लिख सकता हूं मैं 16/5 लिख सकता हूँ। 16/5 वर्षों के लिए 5/5.5% से कितने 9,060 9,064 सॉरी। इसको यहाँ कर दो 10 कर दो ये 11 बार 11 से ये 8 बार ये 2 बार ये 4 बार 16 से ये कितने 5 और 1 और 5 51 पॉइंट समझना कितना 51.5 यानी कि 1% अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 515।
1% का मान 515, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 51,500। ये मेरा क्या आ गया? मूलधन। अब ये मूलधन से ज्ञात ब्याज ज्ञात कर दो, कितना? 7.5% से 9 से 5/3/5 को क्या लिख सकता हूँ? 48/5। ये तो सोल्व करना आता है ना, ऐसा तो नहीं इसको मैं जीरो को हटा दूंगा। अब देखना, 3 जीरो से सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा, सॉरी सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 15 बार, फिर ये 2 बार, और ये 5 से 3 बार, ठीक है। 2 से ये 24 बार, तो ये कितना है? 120 इंटू 515। सोल्व कर दो, सोल्व कर दो भाई। सॉरी 72 आएगा, 72 आएगा, 24 दिया है, 72, ओके। 72 पंजे 360, इनके 36 बच गया, 72 36 8 10 बच गया, और 370, ओके। 37,080। अब कितना? 51,500 में कितना जोड़ दो? 37,80। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? देय राशि हो जाएगी। देय राशि पूछी है इसने, तो कितना आ गया भाई? 88,580, 88,580 इनकी आंसर हो गया। दोनों बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन सोल्व आपको करने पड़ेंगे। पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, ओके। मैं क्या बोलता हूं? पी की पी का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 अधिक है, ओके ओके। 10 वर्षों के बाद, एक समीकरण तो ये बन गई। 10 वर्षों के बाद क्यू की आयु का 4 गुना, यानी कि एक समझना मेरे बात को, क्यू की आयु का 10 वर्ष के बाद कितना? 4 गुना, बराबर क्या हो जाएगा? पी की आयु का 9 गुना। 9 गुने से कितना? 45 कम हो जाएगा, 45 कम। दूसरी समीकरण ये बन गई। अब क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अपने को। देखो, एक बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। एक तो ये तरीका है कि आप इसको क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने एक बेसिक बता दिया आप लोग को। दूसरा, जो मैं अगर एग्जाम में होऊंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीधा ऑप्शन उठाऊंगा। इसने बोला है कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक होना चाहिए, और इसने क्यू की वर्तमान आयु पूछी है। क्यू की वर्तमान आयु। अब एक बात बताओ, क्यू की वर्तमान आयु में मैं अगर 25 जोड़ूंगा तो वो 6 का 6 गुना होना चाहिए। अगर मैं 25 में 22 जोड़ दूंगा तो 47 बनेगा, 47। क्या ये किसी भी इसमें 6 का भाग जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा, तो ये तो आंसर खत्म। 25 में मैं अगर 12 जोड़ूंगा, 12 में 25 जोड़ूंगा, 37 बनेगा, 6 का भाग जाएगा? नहीं सर, ये नहीं जाएगा। कितना? 8 में मैं अगर 25 जोड़ूंगा, 33, 33 में 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 25 में मैं 17 जोड़ूंगा, कितना बनेगा? 42। क्या 42 में 6 का भाग जाएगा? बिल्कुल सर जाएगा। मेरा आंसर क्या हो गया? डी। आप इक्वेशन सोल्व कर लेना, और ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इससे आप सोल्व कर सकते हो। पी की आयु अगर मैं 6, अब यहां से पी की आयु का 6 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए, आपको जो बेस्ट लगे वो तरीका कर सकते हो। एग्जाम में मैं कहूंगा कि ऑप्शन को प्रायोरिटी देना। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,020 रुपए है। औसत मूल्य है, तो औसत मूल्य कैसे निकाला जाता है? टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 और 48, ये हो जाएगा। इनको कीमतों में बांटा गया है, तो सबसे कितनी कीमतें? 3 8 15, 15। सबसे कम क्या है? 3। खत्म कर दो भाई फटाफट। कितना? 3 बार गया, 3, 2 बार, 4 बार, 0 4 बार, ओके। 12 और 9 6 कहाँ गया? ये रहा सीधा क्वेश्चन, फटाक देने से उड़ा के निकल जाओ। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो बड़ी जल्दी कर देना आप लोग, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। 900 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अगर मैं 10 में 1 की छूट दूंगा 9/10 में बेचूंगा, और 5 में 1 की छूट दूंगा तो 4/5 में बेचूंगा। ये गया
ठीक है। अब देखना ये कितना है भाई, 81 × 4, कितना 81 × 4/5। कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार मैं भी क्या ही कर देता हूँ। देखो 900 रुपए की वस्तु है, उसको 10% की छूट दी, यानी कि 9 में बेचा, और इसको कितने में बेचा, 4/5 में। ये गया 5 ही 18 बार गया, 18 बार, 18 चलो 72 × 9 कर दो सीधा, कहाँ जाएगा, 5 6 48 खत्म। कितना 648, 18 और 64, ठीक है 648 आंसर आ गया, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। थोड़ा सा, एक बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना है? बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ चलो। 2πRH कितना है, 498.2। देखो 2 × 3.414 का उपयोग करना है, और आर मेरे को ज्ञात करनी है, और 41 बराबर 4982। अब ये बोल रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, πr²h। समझना मेरी बात को, पहली बात तो ये काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 24 और 9.1, क्या 41 से कटेगा ये? अगर मुझे आर मिल जाता तो मैं सीधा क्या इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देता 249 से, लेकिन आर निकालू कैसे? मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, आर बराबर 249.1 अपॉन 3.14 × 41। अगर मैं इसको, देखो सुनना समझ, ये मेरे पास क्या है, πRH, ये πRH है। अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये नहीं बन जाएगा? अगर मैं इसको ये इससे मल्टीप्लाई कर दूं 249.1 को मैं किससे कर दूं, 249.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यह इसका आयतन आ जाएगा। लेकिन अब तो इसको कैलकुलेट करना और मुश्किल हो गया, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? कटेगा ये, 7 से कटेगा, 3 नहीं, 7 से नहीं कट रहा यार। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, बाकी ऐसे ही होने वाला है, छोड़ दो इसको, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। अपने को टाइम के अनुसार क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीट करने हैं। एक आदमी 34 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चलाता है 6 मिनट में। अगर एक बात बताओ, 1 घंटे में कितना चलता है, 60 मिनट में कितना चलता है? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, तो 6 मिनट में कितना चलेगा, 10 का भाग दे दो, 3.4 किलोमीटर। सीधा क्वेश्चन, एक बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 30,250 रुपए है, 20% की छूट पर बेची जाती है। यदि दुकानदार को अभी भी लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो वॉशिंग, मैंने मैंने एक चीज बोली थी और हमेशा बोलता आया हूँ, सीपी और एमआरपी कैसे निकालते हैं? 100 माइनस छूट, ये क्या आता है, सीपी, और सॉरी गुड नहीं, छूट छूट छूट, और 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि क्या आता है, एमआरपी। 100 माइनस छूट दूंगा तो मेरे पास 80 एमआरपी आ जाएगी, और 110 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 मेरे पास एमआरपी आ जाएगी। सो सीपी और एमआरपी, सीपी और एमआरपी का रेशो क्या हो गया, 8:11। मेरे पास एमआरपी का रेशो मान दे रखा है कितना, 30,250। कितने का मान दे रखा है, 11 का। मुझे चाहिए कितने का, 8 का। 11 से 2 बार गया, 8 2 यानी कि 7 और 5 और 0। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? 8 0 4 यानी कि 2 और 2,
आंसर मेरा क्या आ गया 2200। कितना 2200। बहुत सीधा क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है सीपी एमआरपी कैसे निकालते तो आप आराम से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु बीडी पर, डी बिंदु डी पर बिंदु बीडी एसी पर एक लंब है, एसी पर एक लंब है, इनके 90 डिग्री का कोण बनाएगा। डीबीसी, डीबीसी 77 डिग्री, 77 डिग्री, ओके सर। ईबीसी पर एक बिंदु है, ईबीसी पर एक बिंदु है, ओके मैंने एक लाइन खींच दी ईबीसी। ये ओ पर काटता है, मान लो मैं ओ पर मान लेता हूं या किसी पर भी मान लेता हूं। अब समझना, अपने को सी ए ई यानी कि सी, ये जो कोण दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है 54। समझना, अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ए और डी में, देखो ए और डी में एक बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने की जरूरत है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, सबको बात पता है। अगर लंब काट रहा है तो ये कोण कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा, और एक कोण कितना होगा 54 डिग्री हो गया। तो क्या दो कोणों का मान 144 नहीं आ गया, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, इसमें 180 में से 144 घटा दो तो कितने डिग्री का आ गया, 36 डिग्री का। यानी कि ए और डी मेरे पास क्या आ गया, 36 डिग्री का। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, विपरीत कोण, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये पाई है तो ये भी पाई होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा। अब समझो, ए ई बी पूछा है, ये 36 हो गया, ये कितना हो गया 77। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये 77 और 36 कितना हो जाएगा, 113। अगर मैं 180 में से 113 घटा दूंगा तो क्या ये कोण हमें नहीं मिल जाएगा, ये कोण और ये कोण ही तो हमें चाहिए, कितना मिल जाएगा 67। मेरा आंसर क्या हो गया, आ गया ए। एक सीधा क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए 2-3 कॉन्सेप्ट। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब भी दो चीजें क्रॉस में काटती तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। इनके विपरीत कोण, आमने सामने का नहीं, विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी, उस पर 1233 रुपए अंकित किए। वह 7% की छूट देता है, वो फिर भी 37% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य। अब भी मैंने बताया सीपी और एमआरपी कैसे निकाल सकते हैं। आप खुद से ट्राई करना एक बार। सीपी कैसे निकालते हैं, 93, ये कितना हो गया 137। मैंने वही किया है, 100 प्लस या माइनस छूट, 100 माइनस छूट और 100 प्लस माइनस क्या है, लाभ या हानि। मैंने वही चीज किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 137 का मान दे रखा है 1233, कितना 137 का मान, मुझे चाहिए 93 का मान। ऑप्शन देखना, एक सेकंड के लिए ऑप्शन देखना। 137 का आधा कितना होता है सर, होता है 68.5। ओके सर, क्या 93 68.5 से बड़ा है, यानी कि जो भी मान आएगा 1233 के आधे से, इनकी 616.5 से ज्यादा आएगा। किससे, 616.5 से ज्यादा और बहुत ज्यादा आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब समझना मेरी बात को, ये कितना आएगा बताओ, चलो। क्या 785 आएगा, नहीं सर, नहीं आएगा। क्योंकि समझना, ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। क्योंकि देखो, और 9 से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे 7 आएगा, 7। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। इनकी 68 से बहुत ज्यादा होगा, इनके 618 से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक बेलन का वही वापस वही फॉर्म, वही वाली चीज आ गई जो भी मैं अपन ने छोड़ दी थी। बाद में टाइम मिलेगा तो कर देंगे इसको, अभी ये वापस फंसा सकता है तो इसको छोड़ दो। फॉर्मूला है
आप लोग एग्जाम में आता है तो कर सकते हो, वहां ऐसी वैल्यू नहीं दी जाएगी एग्जाम में, इतना नहीं फंसाया जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 21 वर्ष अधिक थी। समझना, थोड़ा सा समझना। अगर मान लो दो, अब वर्तमान में एक पुत्र की आयु कितनी है x, और पिता की आयु कितनी है 2, सॉरी समझना, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 2x प्लस, ये क्या है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। अब वर्तमान में क्या हो जाएगी, वर्तमान में x प्लस 2 और 2x प्लस 21 प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 23। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये वर्तमान आयु हो गई पिता और पुत्र की, ठीक है। अब से कितने वर्षों बाद, मैं मान लेता हूं कि y वर्षों के बाद पुत्र की आयु का दुगना होगा। ओके, समझना मेरी बात को। अब से y वर्षों के बाद, वर्षों के बाद, समझ। क्या एक बार बताओ, पिता पुत्र की आयु x प्लस 2 प्लस वाई नहीं हो जाएगी? और पिता की आयु क्या हो जाएगी बताओ, 2x प्लस 23 प्लस वाई। ये पुत्र की हो गई, ये पिता की हो गई। पुत्र की आयु का दुगुना है, इसका दुगुना है क्या, पुत्र सॉरी पिता की आयु। तो इसको सोल्व करना है, सिर्फ आप लोगों को इस इक्वेशन को सोल्व करना है और y का मान चाहिए। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 प्लस 2y बराबर 2x प्लस वाई प्लस 23। 2x से 2x, तो ये कितना हो जाएगा, y इधर लाऊंगा तो y हो जाएगा, और 23 में से 4 घटा दूंगा तो 19। y मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इनके 19 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल सवाल, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आप लोगों को। देखो एक बात समझना, मेरे पास थोड़ा सा मुझे स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, मैं बहुत धीमे करवा रहा हूँ। अगर इतना धीमा करवाऊंगा तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे कि यार मैं तो करवा देते हो, रीजनिंग में करवा देते हो, हमारी साइंस हर बार छूट जाती है। तो आज मैं साइंस को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। रेखा, संजय और पूनम एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना इतना निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1150 रुपए का, तो लाभ में पूनम का हिस्सा कितना होगा? पहले तो इसको काटने का ट्राई करो। पहले मैं यहाँ से 0 0 काट सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मुझे 3 से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं कट रहा। तो सुनो, अब नहीं कट रहा तो एक काम करो, जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 1150, ये कितना है 106, जोड़ो भाई, कितना हो गया 200, 300, 300, 444, तो 450, 450। तो मुझे चाहिए कितने का मान, कितने का मान चाहिए बताओ? पूनम का हिस्सा, पूनम का हिस्सा कितना है 171, 171 का मान मुझे चाहिए। ये 0 गया, ये ये 19 बार गया, 19 बार, ये 5 बार गया 23, कितना आ गया 437, 437। ये लो, एक सीधा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन करनी थी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है। एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, उसकी कीमत पर वो 18% की छूट भी देता है और 96% का लाभ भी कमाता है, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है? वो 100 से 125 उसका एमआरपी करता है, और इस पे कितने प्रतिशत की छूट देता है, 18% की, इनकी 41/50 की छूट देता है। 2 बार काटा, ये कितनी बार काटा भाई, 25 से 5 बार, 205/2, यानी कि 102.5 में बेचेगा, यानी कि लाभ कितने का हुआ 2.5 का, 2.5 का। 2.5 का मान क्या दे रखा है 96, 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, और मुझे चाहिए कितना 125 का मान, 125 का मान। 5 से ये कितनी बार का 25, 50 इंटू 98 यानी कि 4800। खत्म, सीधा सवाल। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन सीधे हो सकते हैं उनको थोड़ा सा सीधा किया करो, जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं बहुत धीरे प्यार से समझाऊंगा आपको। इसको कुछ नहीं करना, देखो सरल करना है तो सोल्व करो। 6x² माइनस 8x प्लस 6x² माइनस 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा, सॉरी 12x²
माइनस 8x माइनस 2, कहाँ है, ये रहा डी। डी मेरा आंसर। क्या हो गया, नेटवर्क के चल रहा है ना नेटवर्क तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर कंडीशनर पर 55,000 रुपये अंकित मूल्य है। ओके, एक त्योहार सेल के दौरान 15% छूट पर बेचा जाता है। यदि छूट वाली कीमत पर 12% की दर से जीएसटी जोड़ा गया जाता है तो भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि क्या होगी। मेरे बात को समझना, एक कोई भी वस्तु लाया, वो इंसान तो वो अंकित मूल्य पर मान लो 100 रुपए की थी, उसने 15% की छूट दी, ठीक है। अब छूट देने के बाद वो क्या किया, वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य तो ये हो गया, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज आती है जीएसटी, वो आपको भरनी पड़ेगी, और वो भरती किस पे है, वो भरती है आपके विक्रय मूल्य पर। यही चीज ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इसने क्या किया है कि 55,000 रुपये ना, 55,000 रुपये, इसको मैं 3/20 लिख सकता हूँ, तो इसको 17/20 लिख सकता हूँ। इस पर 12% की छूट भी देनी होगी, सॉरी, ये छूट पर क्या जीएसटी जोड़नी होगी। इसको मैं 3/25 लिख सकता हूँ, तो मुझे 25 पर 3 की छूट क्या देनी पड़ेगी, जीएसटी, और मुझे भुगतान की जाने वाली चीज जोड़नी है, तो मैं 28/25 लिख सकता हूँ। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई। 0 से 0 गया, 50 से कितनी बार गया, 1 बार। अब गुणा कर दो, थोड़ा सा दिक्कत होगी गुणा करने में। देखो, जिसके पीछे 6 आएगा वो आएगा पहली बात तो। 17 8 136 13 34 और 46 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 11 से करो 6, कितना हो गया, 6 7 और 6 3, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि 36 तो है नहीं कहीं पीछे। तो 17 8 136 इनकी 13, 17 2 34 46, ठीक है, ये भी सही है। ये कितना था, 50 था ना, 50 से एक बार 0 बार, 11 66 67 3 8 52 360 होना चाहिए। 52 360 है तो सही। अरे यार, मैं साला क्या करने लगा था, सॉरी दोस्तों, टाइम खराब हुआ उसके लिए, सही कर रहा था, कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों में इतना इतना बांटा जाता है, तो 132 रुपए को पहली बात तो सीधो देख लो, सबसे छोटी राशि को, सबसे बड़ी कौन सी, 18, और सबसे छोटी 14, 4, तो इनका अभी 14 का अंतर, 14 का मल्टीप्लाई कौन सा है, खत्म, एक ही है, डी सी। आप बेसिक से करके देख लेना, सीधा क्वेश्चन है, 14 का मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया। एक संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 1720 रुपए प्राप्त होती है, तो वह संख्या, मैं क्या बोलता हूं कि एक संख्या 100 रुपए, अगर मैं इसमें 100% की वृद्धि कर दूं तो ये 200 रुपये नहीं हो जाएगी। समझना मेरी बात को, यही तो ये बोल रहा है। इनकी 100% इनकी दुगनी कर दी तो वो राशि क्या होगी, आधी, 1360। भाई 100% की वृद्धि करोगे तो दुगनी हो जाएगी ना। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं बताओ, अंडर रूट ए बी 500 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 2500, 2550 का स्क्वायर है। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप पी एक टैंक को 2/3 भाग, एक टैंक का 2/3 भाग 20 घंटे में भर सकता है। ओके सर, पी है ना, 20 घंटे में 2/3 भाग भर सकता है, तो एक चीज बताओ, पूरा कितने में भरेगा, 2 से 30 घंटे में, 30 घंटे में। और क्यों कितने घंटे में भरेगा, अगर 25 घंटे में 5 भाग भर सकता है तो 9 भाग कितने में भरेगा, 45 घंटे में। क्या ये बात, यस, सोल्व करना आता है ना सबको, ये 10 से काट दोगे और ये इस तरह मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5 से 5 बार 45, ये तो सोल्व करना आता है ना। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 90 एलसीएम ले लिया, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब ये बोल रहा है कि पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के तक खुला छुड़ा है, पी और क्यू 5 भरेंगे 1 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना भर देंगे, 15। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। फिर पाइप आर को खोला गया और उसने टैंक को खाली करने में कितना, 4 घंटे लिए। अब एक बार बताओ, खाली किसको करेगा, 90 को थोड़ी करेगा। ये जो 3 घंटे में इसने जो भरा है ना पी और क्यू ने, ये इसने 4 घंटे में किसने खाली किया है, आर ने, ये भरा हुआ ही खाली करेगा। तो मेरी
आर की एफिशिएंसी आ गई 15/4। अब तीनों पाइपों को खोला जाता है पी क्यू आर मिलकर, ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाला, इनकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 15/4। तो टोटल एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 15/4, इनकी 5/4। अब ये कितने घंटे में भर देंगे 90 को, 5/4, बिल्कुल सीधा सवाल। 72 घंटे में, 72 आवर में ये भर देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। सॉरी, पानी पी लेता हूँ। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? एक व्यापारी 40% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 22% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, वैसे बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, मैं इसको एक बेहतरीन तरीके से और सीधे तरीके से करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ एक तरफ सीपी और एक तरफ लिखता हूँ एसपी, यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। मैं क्या बोलता हूँ कि 40% लाभ पे बेचेगा, 2/5 पे बेचेगा, इनकी 5 मेरा सीपी रहेगा और 7 मेरा एसपी रहेगा। वो बेईमान दुकानदार क्या करता है, 22% कम यूज करता है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं सुनू, अगर मैं 100 रुपये था तो मैं क्या करता हूँ 78 ही देता हूँ उसको, यानी कि मेरी जेब से कितना गया, 78 गया, लेकिन मुझे पैसा कितने का मिला, 100 का मिला। क्या ये बात सबको समझ में आई? यानी कि मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 रुपए की वस्तु 78 रुपए में बेच, सॉरी, कोई वस्तु थी मेरे पास 100 ग्राम, वो मैंने क्या है मैंने बेईमानी करके कहीं पे बाट वाट लगा के 78 ग्राम ही दे दी। लेकिन जो ग्राहक है ना, वो तो 100 ग्राम, उसको थोड़ी पता है आपने बेईमानी की है, वो तो 100 ग्राम का पैसा दे के जाएगा। यानी कि मेरी जेब से कितना गया, 78 गया मेरा सीपी, और मुझे पैसा कितने का मिला, 100 का। कर दो, पांच, पांच से इसको 20 बार काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 78/140। कितना हो गया भाई, 62/78 इंटू 100। कर दो भाई, 31/39, 3100/39। अब समझो, 39 इंटू 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 312। तो ये कितना, 312 के आसपास ही मान के चलिए आप। मैं अगर जीरो भी लगा दूंगा तो कितना, 3120 हो जाएगा। 3120 के आसपास 3100 मान के चलो, और क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि 80% से कम वाला आंसर होगा, और बिल्कुल नाम मात्र कम होगा, यानी कि 79%। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या बात सब लोगों को समझ में आ रही है? ये फिर पिछले वाला सेम सवाल, 100% की वृद्धि कर दी, तो अब बता दो, आप खुद ही बता दो आंसर, 1340। इसी के साथ मैथ के 23 क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं क्योंकि उनमें कैलकुलेशन गंदी थी। ऐसी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगी, ठीक है? और आएगी तो आप एग्जाम में कर भी नहीं पाओगे ऐसी कैलकुलेशन को। बहुत कम लोग, जिसके पास टाइम बच जाएगा बहुत ज्यादा, वो कर लेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है उसमें, ठीक है? अब इसको देखो, अब अपन रीजनिंग शुरू करते हैं। 23 क्वेश्चन है। रीजनिंग आप लोगों की बहुत ईजी आ रही है, आप लोग आराम से 30 में से 30 करके आ सकते हो। अगर 90% भी एक्यूरेसी रही तो आप आराम से 27 से 28 नंबर ला सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ कि रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी रखो, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है? और इसमें नंबर कट गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। 26 पे आता है, 23 पे आता है, 20 पे आएगा, 17 पे आएगा, तो अगला क्या आएगा, 3 का अंतर है, इनकी 14 पे आएगा, एन आएगा बिल्कुल। ये 18 पे, ये 15 पे है, ये 12 पे, ये 9 पे, तो 6 वाला आएगा। 6 का मतलब एफ, एफ, एन एफ। ये 20 पे है, ये 17 पे है, ये सॉरी, ये 20 पे है, ये 17 पे है, ये 14 पे है, ये 11 पे है, तो 8 पे आएगा। 8 पे कौन सा आएगा, एच। इनकी पहले का आंसर हो गया डी। सब में 3 का अंतर था। एक इजी सवाल, एक बिल्कुल देखते ही आप लोगों को दिख गया होगा, बिल्कुल सीधा। +5 +10 +5 +10
फिर +5 होना चाहिए, खत्म। कितना 103। एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन। ई का कोड ढूंढना है मुझे। देखो इसमें ई, देखो एस बी है, डब्ल्यू बी है, एन बी है। इधर भी एस बी है, डब्ल्यू बी है, एन बी है। तो इन दोनों में अलग क्या है? इधर 5 बी है, इधर 5 बी है, इधर 7, सॉरी 7 नहीं है, सॉरी 7, इधर 6 बी है, इधर 6 बी है, इधर क्या 3 बी है, इधर 3 बी है। यानी कि ए का कोड तो क्या हो गया 7 और ई का कोड क्या बच गया 9। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 9। ई का कोड ही मुझे पूछा था। एक सीधा सवाल जिसको आप इस तरीके से कर सकता हो। ये एनटीपीसी में भी बहुत पूछा गया है और ग्रुप डी में भी मैंने लोगों से बात की, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और जो लोग एग्जाम दे के आए उन लोगों को पता भी है। 7 बच्चे हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एम एन ओ, एक के ऊपर एक रखे गए, जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए। एम को ओ के ठीक ऊपर रखा गया है, समझना। पहले तो केवल देखो ऐसी चीज जमा हो जो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट स्थिर हो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ो। देखो क्या, एक बात बताओ, मैं यहां से जमा तक करता हूं, एम को ओ के ठीक ऊपर रखा गया है, एन को, एक तो ये सिचुएशन बन गई। एक इधर लिख लो, एन को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, केवल ए को बी के ऊपर रखा गया है, केवल ए को बी के ऊपर रखा गया है, केवल ए को बी के ऊपर, यानी कि एक, अब ये मैं 7 बक्से रख सकता हूं। इसने बोला है केवल ए को बी के ऊपर रखा गया है, इनकी बी के ऊपर सिर्फ ए आएगा और कुछ नहीं आएगा, बाकी सब नीचे आएंगे। अब देखना, केवल 2 बक्से एम के ऊपर रखे गए, एम के ऊपर 2 रखे जाएंगे तो एम यहां आएगा। एन को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, एन को तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया। अगर एन को तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, समझना, तो क्या एन के नीचे डी आएगा, डी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एन को डी के ठीक ऊपर रखा गया है और एम को ओ की, एम को ओ की, बस ये लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा बताओ, चलो सी। तो मेरा अरेंजमेंट ये बन गया। अब ये पूछा सी और ए के बीच, सी और ए के बीच कितने लोग हैं, कितने बक्से? 3 बक्से, 3 बक्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सी के पिता है, आर पिता है किसके? सी के। ये प्लस का मतलब होता है मेल, सी के पिता है। सी एच के पिता है, सी एच के पिता है। एच जी का पुत्र है, एच किसका? जी का पुत्र है, यानी कि सी जी की वाइफ रही होगी, सॉरी सी जी का पति रहा होगा, तभी तो ये पुत्र हुआ। ओके ठीक। ए जी की माता है, ए किसकी माता है? जी की। ऐसा ए ओके, ओ ए किसकी माता है? जी, जी की। ओके, तो आर ए से किस प्रकार संबंध हुआ? आर का ए की बेटी के पति का पिता हो गया, बेटी के पति का पिता, सी मेरा आंसर हो गया, सी। क्या सब लोगों को समझ में आ गई चीज? बिल्कुल सच समझ में आ गई। एक संख्या दी गई है 2785694, प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम संख्या में 4 घटाया जाता है। तो इस प्रकार, अब एक बताओ, विषम सम संख्या में 1 जोड़ दो तो 3 और विषम संख्या में से घटा दो, 4 घटाना है, इसलिए 7 में से 4 हो गया। ये अब फटाफट में लिख देता हूं, सब में 1 जोड़ा जा रहा है ना, ओके 5। अब इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार अंकित? एक, तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो बताओ, 2 अंक, 2 अंक। 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, कौन कौन से? 3 और 5। 18 का 107 से किस प्रकार संबंध है और 21 का 125 है? तो सीधा दिख गया होगा, 18 संग कितना होता है? 106, सॉरी 18 संग 108 -1, 21 इंटू 6 126 -1, बस। तो कितना हो जाएगा? 14 इंटू 6 -1, 383। एक बिल्कुल इजी लॉजिक।
8 नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए। 7 व्यक्ति HIJKLMS एक वर्ताकार मैच के केंद्र के। देखो थोड़ा सा स्पीड से करता हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब एग्जाम टाइम है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखिए। 7 लोग मैंने बना दिए। ओके सर। आई के दाएं ओर से गिनने पर, आई के दाएं ओर से गिनने पर आई और एच के बीच कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। दाएं ओर गिना, 2 व्यक्ति बिठा। एल के दाएं ओर से गिनने पर एम और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए। तो इस एक काम करो, एच कहाँ बैठा हुआ है? एल के ठीक दाएं ओर बैठा। एच एल के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। एम और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए। एल के दाएं ओर गिनने पर 3 व्यक्ति, तो एम यहाँ आ जाएगा। एम, सबको बात समझ में आ गई। एस जे के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब बताओ एस को कहाँ बिठाऊंगा? यहीं बिठा सकता हूँ, जे के ठीक दाएं ओर। अब के यहाँ के दाएं ओर चौथा कौन बैठा है? एस। एस एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नॉर्मली आ रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में। सिर्फ जो परेशान कर रही है वो करंट अफेयर कर रही है। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है तो दाएं से छठा कौन होगा? दाएं से प्रतीक हटा दो भाई। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ओके, ये भी हटा दिया। अरे मैं सीधा एक काम करता हूँ ना, एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन सा होगा? 2। छठवा तो पूछा है, छठवा। अच्छा, HLOY को क्या लिखा जा सकता है? इनके 8, 12, 15 और 25 को क्या लिखा जा सकता है? 11, 15, 21, 5। ये +3 है, ये +3 है, ये +6 है, ये +6 है। ये तो बिल्कुल सीधा लॉजिक हो गया। तो इसमें भी +3 कर दो, 6, यानी कि FJ K, और 6 जोड़ दो, 21, यानी कि Q। डी मेरा आंसर। आप लोगों को फ्लैश वैल्यू याद होना चाहिए। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित कर रहा हूं बताओ? यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, अवरोही क्रम में। कितने अंक है? 8। 9 के बाद 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। बिल्कुल यही आएगा। तो ये बोल रहा है कि बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरा कौन सा है? 7। दाएं से दूसरे अंक का योग, दाएं से दूसरे अंक का योग 2। 7 और 2 का योग कितना हो गया? 9। खत्म। मैं बहुत धीरे समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम टाइम है, आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना जाए। आप लोगों को हर एक चीज आराम से और इजी वे में समझ में आ जाए। जहां पर्सन नीचे दिए गए, ओके, 5 अंक दिए गए हैं। पहला अगर 6 है और 9 है तो तीसरा 7 है, ओके। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है, ओके। कितनी संख्याओं में तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों के योग का परिणाम है? बताओ। 2 और 6 का 8 हो गया, ये एक हो गया। 6 और 3 का 9 होगा, ये नहीं होगा। 1 और 8 का 9 होगा, नहीं होगा। 14 होगा, नहीं होगा। 7 होगा, नहीं होगा। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या है जिनके पहले और दूसरे अंक का योग परिणाम है ना तीसरी संख्या है, ओके। नेक्स्ट, इसमें देखो नंबरिंग को पकड़ो। ये 3 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ 9 से 3 से, तो 9 वाला आंसर होगा। 9 वाला बस। अब जब मुझे 9 मिल गया तो मैं दूसरे को चेक ही क्यों करूंगा? जब मुझे आंसर मिल गया तो मैं एग्जाम में टाइम क्यों खराब करूंगा बताओ? मैंने यही चीज सिखाने के लिए तो आप लोगों को ये मॉक करवा रहा हूँ। इसका कोड देखो, दोनों में इज कॉमन है, बिल्कुल है। तो कॉमन कौन सा है? डी। डी। तो मेरा कोड क्या हो जाएगा? डी। ये 5-5 सेकंड की क्वेश्चन है यार, ये देखते उड़ा देना। आपको वहां किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ खुद को करना है। कुछ टोपियां
क्या है? चटाई है, चटाई। कोई भी चटाई बल्ला नहीं है। कुछ टोपियां बल्ले हैं। नहीं बे, कहाँ से बल्ला होगा? गलत बात है तो। कुछ चटाई टोपियां हैं, कुछ चटाई टोपियां हैं, बिल्कुल है। ओनली टू अनुसरण करता है। जब तक आप लोगों को किसी भी कंक्लूजन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जाए तब तक आप उसको गलत ही मानोगे। इसको देखो, 1 7 16 22 4 9 19 पूरे 24 +3 +2 +3 +2, तो ये भी +3 है, +2 है तो +3, 25 यानी कि y +2 यानी कि 23 यानी कि w +2, 11 l ओहो हो, +3 होगा ना, +3, ओके ओके। तो k यानी कि 14 n n n सी, सी मेरा आंसर हो गया, सी। नेक्स्ट, रोहन बिंदु ऐसे चलना शुरू करता है। रोहन बिंदु ऐसे चलना शुरू करता है वो पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा में इस साइड है, 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 3, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 6, फिर बाएं मुड़ता है और 3, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। 3 3 3। अब ए पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में, सबको पता है किस दिशा में, पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। और 4 और 3 7 7। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं बन गया? 1 मिनट रुको, दोबारा बना देते हैं इसको। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा, 3 गया, बाएं मुड़ा, 6 गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर 3 गया, अंत में दाएं मुड़ता। ओके, दाएं मुड़ता, मैं बाएं मुड़ा दिया था 3। तो देख लो भाई, 6 4 10 और 3 13, 13 जाएगा कितना? पश्चिम की ओर, खत्म। ए पर पहुंचने के लिए कर दो भाई इसको। MN NO NO OP PQ QR MNO N होना चाहिए ना यहाँ पे, गलत लिख दिया इसने, D गलत है, D +1 है, या -1 भी कह सकते हो आप। आगे से अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो -1, राइट से लेफ्ट जाओगे तो +1। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, एक और प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है? फटाफट देख दो भाई, कितने हैं भाई? 2 प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद एक संख्या होनी चाहिए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया, 3 हो गए, 3 3। उत्तर की ओर मुख करके खड़े 40 व्यक्तियों की पंक्ति में नरेश दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, यदि नितिन नरेश के बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। मैं क्या बोलता हूँ, उत्तर की ओर 40 लोग खड़े हुए हैं, नरेश है ना दाहिनी छोर से, दाहिनी छोर इधर वाला होगा, यहाँ से कितने? 15वें स्थान पर है। यदि नितिन, यहाँ कौन है? नरेश। कौन है नरेश भैया? नितिन नरेश के बाई ओर 5वें स्थान पर है, यानी कि बाई ओर कौन से? 1 2 3 4 5वें स्थान पर कौन है? नितिन है, नितिन जी, नितिन जी। तो पंक्ति में बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा? 15 + 5 कितने हो गए? 20 लोग हो गए, तो 20 लोग इधर बच गए, तो कौन सा? 20 लोग बच गए और 21वां इसका स्थान होगा, कौन सा? 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से, सबको पता चल गया होगा इसका तो कॉन्सेप्ट सब लोगों को पता है। अगर किसी एक व्यक्ति का नीचे और ऊपर से स्थान दे रखा है तो जोड़ दो दोनों को और -1 कर दो। और मैंने तो बता भी रखा है कि -1 क्यों करते हैं, कितनी बार बता दिया, 39 मेरा आंसर हो गया, क्योंकि एक स्थान वो अपने 2 बार मान लिया, इस वजह से। शैलेश अपने घर से चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है तो दाएं ओर मुड़ेगा, 3 चलेगा, फिर बाएं ओर मुड़ता है, फिर 6 चलता है,
अंत में वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, कितनी दूर और किस दिशा में, दक्षिण की ओर कितना, 5, 8, 8, 8 दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई, ये तो सीधे क्वेश्चन है, क्या है समझाने की। वो देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया, ट्राई करो, खुद से करो ट्राई भाई। इनमें से डी के अलावा सब अलग अलग है, तो डी में जो भी कॉमन होगा वही आंसर होगा। 7 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है, 4, 4 खत्म। बस जो अपने को चाहिए वही ढूंढना है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में तारा बाएं छोर से 59वें दाएं छोर से 31वें स्थान पर है। अब ये वही वापस वही क्यों आ गया बताओ, कितना हो गया, 90, 89 टोटल लोग हो गए, एक घटा दो, बिल्कुल इजी। मॉक को काफी इजी बनाया गया है इस मॉक को, ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना रहे। 91 भाग 13, इंटू को भाग से और प्लस को माइनस से बदल दो ना। सॉरी 6 × 4 -22, ये 7 + 24 -22 कितना हो जाएगा, 9, 9 मेरा आंसर हो गया, 9। अरे 9 भाई। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को मेरे, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी खराब चल रही है इस वजह से, लेकिन आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 व्यक्ति ए बी सी टी यू वी डब्ल्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। सी के बाएं ओर के 2 व्यक्ति बैठे हुए। एक चीज बताओ, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो सी में कौन बाएं ओर, 2 लोग बैठे हैं, यानी कि सी मुझे कंफर्म मिल गया। अब मुझे बाईं ओर कोई नहीं बिठा सकता 2 के अलावा, तो मैं जो 4 लोग हैं ना वो दाईं ओर बिठाऊंगा, दाईं ओर। ओके। सी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं। अब ए में इधर बिठा नहीं सकता, एक इधर बिठाऊंगा, ए यहाँ बिठाऊंगा। ओके सर। ए और टी के बीच एक व्यक्ति है तो टी यहां बिठाऊंगा। यू और बी के, यू बी के ठीक बाई ओर बैठा तो यू यहां बैठेगा, बी यहां बैठेगा। वी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं तो वी यहां बैठ जाएगा। वी के दाई ओर कितने व्यक्ति बैठे, सॉरी डब्लू, डब्लू के दाई ओर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति। डब्लू के दाई ओर कौन, एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति। पहले और दूसरे अंकों का योग परिणाम एक बाज्य संख्या है। बाज्य संख्या कौन कौन सी, तो 2, 3, 5, 7, 11, जो खुद और एक से मल्टी भाग जाते हो, खुद और एक से डिवाइड होती हो, ठीक है। 17, 19, 23, 29 ऐसी संख्या है। तो एक चीज बताओ, इनमें से इन पहले और दूसरे अंकों का योग परिणाम एक अभाज्य संख्या है, बताओ। 4 एक अभाज्य संख्या है, नहीं सर। क्या 13 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है सर। ये कितना है, 11, बिल्कुल ये भी है। 12 ये नहीं होगी, 8 ये नहीं होगी, 2 ऐसी संख्या, 2। इनकी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 27 का 2। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। संख्या ज्ञात करनी है, इनकी 2 संख्याएं लगातार होनी चाहिए। एक तो ये हो गई जिसमें पहले प्रतीक है और एक संख्या भी, एक एक ठीक पहले एक प्रतीक भी है और ठीक बाद में एक संख्या भी है। ठीक पहले एक प्रतीक भी है, ठीक बाद में एक संख्या है। इनकी 3 ऐसी संख्या हो जाएगी, 3। और तो कोई नहीं है ना, नहीं सर, ऐसा कुछ और संख्याएं नहीं है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक और प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या भी है। 2 प्रतीक एक साथ होना चाहिए और ठीक बाद में एक सम संख्या भी होनी चाहिए। सॉरी, संख्या ही होनी चाहिए, सम नहीं। देखो देखो भाई, ये 1, 2, 2, 2, 2, डी आंसर हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट, आज मैथ रीजनिंग थोड़ी काफी इजी है, वो 2 क्वेश्चन नहीं किए अपन ने, उनको तो फिर कैलकुलेशन है तो क्या ही बताऊं अभी आपको। 23, 23, 21, 19, 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, ओ आ जाएगा ओ। तो इसी के साथ आपकी रीजनिंग भी समाप्त हो जाती है। अब लोगों की प्रॉब्लम थी भैया, आप लोग तो आप जीके ये सब तो करवा देते हो, हर बार साइंस रह जाती है, तो आज पहले साइंस करेंगे। साइंस में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है? मैंने हजारों बार बताया, मैंने लगभग लगभग जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हार्मोन या ग्रंथि वाले, मैं हर बार बताता हूँ कौन सी। पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इनकी पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है। ओके, नेक्स्ट, यदि दो गोलाकार दर्पणों की वक्रता वक्रता त्रिज्या 2x 4y x और y दूरियां हैं तो उनकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा? पहले तो बताओ फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R अपॉन ये वक्रता त्रिज्या का आधा। मान लो मैंने पहली फोकस दूरी ले ली F1, 2x अपॉन 2। दूसरी मैंने क्या ले ली? 4y अपॉन या 4 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, मेरा रेशो क्या हो जाएगा? x रेशो 2y। आंसर कहाँ है भाई? ये रहा, बी मेरा आंसर हो गया, बी, यानी कि x अपॉन 2y। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एब यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा, इनकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उल्टा भी बोल सकते हो, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार है? बताओ, बता दो भाई, सबको पता है, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है सबको पता है कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, मांसपेशी उत्तक। पौधों में संवेदनशीलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई, बता दो। केमोट्रोपिज्म उनके पर्यावरण में रासायनिक उत्तेजनाओं के प्रति पौधों की वृद्धि प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सर, ऐसा क्वेश्चन पहले भी शायद आया है, नहीं आया होगा तो शायद या तो एनटीपीसी में आया होगा कहीं पे, ये आया है केमोट्रोपिज्म के बारे में। थिगमोट्रोपिज्म स्पर्श या शारीरिक संपर्क के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, पौधे प्रकाश स्रोत की ओर बढ़कर प्रोटोट्रोपिज्म प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, प्रकाश स्रोत जहां आ गया वो क्या आ जाएगा? फोटो। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? फिर तो सीधा बन जाएगा भाई, कौन सा? डी। देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप लोग, एक चीज सुनना मेरी बात को आराम से। देखो, मैथ रीजनिंग समझाने की सब्जेक्ट है, उसमें मैं ठीक हूँ, तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन समस्या क्या है ना, साइंस और जीके क्या है ना, जो मुझे आती है और जो मैं जितना मैं आप लोगों को बता पाता हूँ, जितना मुझे याद होता है उतना ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअल में इनका नॉलेज होता है लेकिन समझा नहीं पाते, ये समझाने वाली चीजें नहीं है कुछ जगह जहाँ समझाने का आता है, जहाँ देखो समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फॉर्मूले वगैरह जो भी मेरे से जितना बेस्ट होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस टॉपिक के बारे में उतना नॉलेज आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, अब समझना। प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है, कौन सा प्रकाश करता है? बताओ, पता नहीं है क्या? पता होना चाहिए भाई, सी, सफेद। जो व्हाइट प्रकाश है ना, वो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। एक ही फूल में होने वाले परागण के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? बताओ। सौ परागण, क्या कहा जाता है? सौ परागण।
आप लोगों को पता भी होगा, पढ़ा है भाई, सबने पढ़ा होगा। चलो एक चीज बताओ, निषेचन कब होता है? निषेचन, निषेचन बता दो चलो, मजा आता है लोगों को। निषेचन, जब एक मादा युग्मज और एक नर युग्मज मिलकर एक युग्मनज या बीज का निर्माण करते हैं, या अन्य जीव का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, जिसे हम सेक्स बोलते हैं। ठीक है। साबुन के अणुओं की हाइड्रोफोबिक मूंछ मिशेल के अंदर क्यों रहती है? अब बता दो। एक, मैं कह सकता हूं कि अब इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके ग्रुप डी में, वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इनकी वो पूछ सीधा रहा है, लेकिन आपकी नॉलेज का वो टेस्ट कर रहा है कि आपने रटा है या समझ के पढ़ा है। अगर आप लोगों ने समझ के पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर जाओगे। साबुन के अणु की हाइड्रोफोबिक पूंछ मिश्रण के अंदर क्यों रहती है? बताओ। क्योंकि वो पानी से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? पानी से प्रतिकर्षित। जब आप साबुन के अणुओं को उसके अंदर, इसी वजह से जब आप किसी कपड़े को धोते हो तो उसके अंदर वो क्या है ना, पानी से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसलिए वो क्या है ना, साफ निकल जाते हैं। मतलब थोड़ा सा सोचोगे तब होगा ये क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सोच के पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा तो कर जाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल आता जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खुले कंटेनर से पानी के सबसे तेजी से वाष्पीकरण का कारण बनेगी? अब बता दो। ऑप्शन देखो पहले तो आप लोग, ऑप्शन बहुत प्यारे ऑप्शन बता दो चलो। वाष्पीकरण, क्योंकि कम आर्द्रता होगी तभी तो वहां से वो वाष्पीकृत होगी। बिल्कुल, कम आर्द्रता कहाँ है भाई? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में से एक होगा। उच्च तापमान होना चाहिए वाष्पीकरण, क्योंकि उच्च तापमान होगा तभी वो वाष्प बन के उड़ेगा। उच्च तापमान होगा, कम तापमान नहीं, और चलते हुआ। इनकी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं साइंस के, इतने आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। मेरे आंसर बताने के बाद तो आप लोगों को काफी इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करोगे तब आपको इजी नहीं लगेंगे। बहुत एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। एक गोलित दर्पण का आवर्धन m बराबर -v/u द्वारा दिया जाता गया है, जहां v और u क्रमशः प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो इसको कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे एक्चुअल में नहीं पता इसका आप लोगों को कैसे समझाऊं। लेकिन इसका जो एक चीज मतलब इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ सीधा, कि जब भी आवर्धन, गोले दर्पण का आवर्धन एक से छोटा होगा तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा। अगर एक से बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आवर्धन फॉर्मूले में। अब इसमें क्या समझा सकता हूँ यार, मुझे नहीं आ रहा समझ में, कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकसित हो रहे अंडों के लिंग को बदल सकता है? भाई एक, मैं कहता हूं कि यार, कि थोड़ा सा सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ। एक बिल्कुल, क्या पानी बदलेगा? नहीं। क्या हवा बदलेगी? नहीं। क्या दबाव बदलेगा? नहीं। तापमान कम ज्यादा होगा तो अंडों के जो लिंग है का लिंग को बदल देगा, ये क्या है ना। कैसे बदल देगा ये तो भाई गूगल कर लेना यार, मुझे भी नहीं पता। आकृति में दिखाए गए अनुसार धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर बल की दिशा क्या होगी? बता दो चलो। पृष्ठ के अंदर होगी, दाईं ओर होगी, बाईं ओर होगी, पृष्ठ के बाहर होगी? बताओ। पृष्ठ के बाहर की ओर होगी। ये क्यों होगी? चलो एक बार बताओ। इसको मैं समझा सकता हूँ थोड़ा सा, मतलब समझा नहीं सकता, लेकिन इसका थोड़ा सा नॉलेज दे सकता हूँ आप लोगों को। ये कार्य करता है किस पर कार्य करता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, बाएं हाथ का नियम, इस पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है।
इसमें क्या होता है, जो आपका 3 अंगूठे मतलब 3 चीजें होती है। एक तो अंगूठा होता है, एक मध्य में जो बीच की उंगली होती है, और एक होती है तर्जनी यानी कि छोटी उंगली, जिसे अपन चट्टी बोलते हैं, तर्जनी। अब ये क्या क्या दिखाती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में भी पूछ लिया जाए। ये अंगूठा है ना, बल की दिशा को दर्शाता है। किसकी? बल की दिशा को। और मध्यमा धारा की दिशा को। किसकी? धारा की दिशा को। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये होता है फ्लेमिंग का नियम। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर नहीं पता है तो याद रख लेना आप लोग, मैंने बहुत बार बता भी दिया। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है? सबको पता है, 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले दिखाई देता है। एक वैज्ञानिक 4 अलग अलग घोल तैयार करता है तो उनके पीएच मान मापता है। ओके, अब बता दो। चलो मैं एक पैमाना बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये तो 0 है, ये 7 है, और ये 14 है। 0 से 7 तक जो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से 14 तक ये क्षारीय होता है। 7 पर ये उदासीन होता है। तो क्यों उदासीन होगा? पी उदासीन होगा। पी क्या है? 3 उदासीन नहीं होगा। सॉरी, क्यू गोल 7 उदासीन होगा। जबकि आर अत्यधिक अम्लीय होगा। आर कितना है भाई? 9। अम्लीय थोड़ी होगा, क्षारीय होगा। ये गलत हो गया। पी उदासीन होगा। पी उदासीन थोड़ी होगा, 7 पे उदासीन होगा। आर उदासीन होगा नहीं। पी अम्लीय होगा, बिल्कुल पी अम्लीय होगा। और एस पलभव क्षारीय होगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। डी मेरा आंसर हो गया। एथेनोइक एसिड का, अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बताया है कि अनिला नाम से एक चीज बताई थी। इनकी अम्ल होता है ना, वो नीले को लाल बना देता है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल। ये रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? नहीं, बड़ा बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आकार में बड़ा होता है? नहीं, गलत है ये बात नहीं। वक्रता केंद्र पर वस्तु, एक मिनट दोस्तों, माइक बंद हो गया था, माइक बंद हो गया था। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल देता हूं, तो इसको समझने का प्रयास करना। ये गलत होगा और ये सही होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? बताओ। सीधे और छोटे होते हैं। सीधे और छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधे और छोटे होते हैं। थोड़ा सा माइक की दिक्कत है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज आप लोगों तक अच्छी नहीं आ रही होगी। माइक की बैटरी खत्म हो गई है, तो आप लोगों का वीडियो नहीं रुकना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुंह की परत को ढकता है? बताओ चलो, कौन सा उत्तक मुंह की परत को ढकता है? कौन सा? सल की उपकला, सल की उत्तक। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। ब्लीचिंग पाउडर एक सफेद ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन को की तेज गंध होती है। इसका उपयोग आमतौर पर किस में किया जाता है? बताओ। पानी को कीटाणु रहित और कपड़े को ब्लीच करने में। अभी तो
यार ये कितना, आप लोगों को पता है ना, जब अपन अपने जो नल का पानी आता है उसमें जो टंकी होती है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, तभी उसमें जो कीड़े हैं ना वो मर के नीचे रह जाते हैं और अपने तक साफ पानी आता है। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, बिल्कुल। बताओ, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से, किसके ग्रीवा के माध्यम से, ये आंसर हो गया। उस तत्व की पहचान, इस तत्व को पहचाने जिसकी दी गई संयोजकता उसकी विशिष्ट संयोजकता से मेल नहीं खाती है। समझना मेरी बात को। परमाणु क्रमांक 4 है तो दो, एक आपने सुना होगा, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 और 2, एक अगर इसके कक्ष में 2 आ गए तो 2 संयोजकता बच गई, इनकी ये सही हो गया। एन 10 पे है तो 2 और 8 बन जाएगी, इनकी ये भी 10 पे, ये भी 0 हो गया, बिल्कुल सही है। 2 8 और लास्ट में 3 संयोजकता बचेगी, ये भी सही हो गया। इसमें क्या 2 और 7 बचनी चाहिए, लेकिन मैं अगर 8 ले जाऊं, -1 कर +1 कर दूं तो क्या ये 10 तक हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ें बन गई, एक तो -1 भी बन सकता है और 7 भी बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम गलत मानेंगे क्योंकि -1 भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसी को गलत मानना पड़ेगा। अब मुझे फिर यही गलत लग रहा है। निम्नलिखित में से किसने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, बताओ। एक राजस्थान की बेहतरीन घटना जो कि कब हुई थी, 1730 में। किस समुदाय ने की थी, बिश्नोई समुदाय ने। कहां हुई थी, जोधपुर में, जोधपुर में। किसने की थी, अमृता देवी बिश्नोई ने। मेरा आंसर हो जाएगा बी। कार्बनिक यौगिक दहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताओ। ये ऑक्सीजन के साथ जलता है, बताओ। नहीं। हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल नहीं। कभी पानी नहीं बनाता, बिल्कुल गलत बात है। पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। डी मेरा आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण एफ को हम उसके मुख्य अक्ष के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी, दुगनी, क्या होगी, दुगनी। मेरे हिसाब से तो शायद आधी हो जानी चाहिए ना, जब आधे भागों में काटा जाता है तो 2 बराबर भागों में आधी हो जानी चाहिए। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 10, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। कार्य बराबर क्या होता है, आवेश इंटू विभवांतर, खत्म। इसी फॉर्मूले से कर लो भाई। क्या आवेश कितना है, 10 और 14, ये तो 140 जूल, 140 जूल। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का एक टुकड़ा, कौन सा कथन सही है, टुकड़े रखने पर धीरे धीरे एक लाल परत विकसित हो जाती है, ओके। कॉपर लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है और इसे गोल में विस्थापन करता है। मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए और ये गलत होगा। इनकी कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का एक टुकड़ा धीरे धीरे लाल परत, बिल्कुल ये सही होगा। नेक्स्ट, अब अपने पास बत्ती कौन सी, जिक्के। जिक्के नहीं रही, अभी सिर्फ करंट बन गई। देखो करंट में तो देखो जो आप लोगों ने पढ़ा है वही आएगा भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें। मुझे जो याद होगा देखो, जो मैं कर दूंगा और आपको बाद में आंसर बता दूंगा। ये तो देख, करंट तो एक ऐसी चीज है भाई, आप मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसका। तो आप लोगों ने मेहनत की है तो आपको आएगी, मैंने मेहनत की है तो मेरे को आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसका डिटेल तो नॉलेज में दे भी नहीं सकता क्योंकि करंट को इतना डिटेल पढ़ता नहीं है कोई भी, लेकिन मैं आप लोगों को जितना है उतना बता देता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जनवरी 2025 में सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्रीहरिकोटा से अपने 100वें प्रक्षेपण के लिए किस
प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? भाई ये किया था GSLV F-15। बी आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रक्षा अनुसंधान DRDO की प्रयोगशाला ने अप्रैल 2025 में 1000 सेकंड से अधिक समय तक लंबे समय तक सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैम जेट? यार ये तो नहीं पता यार, छोड़ो। गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में देश का पहला निजी उपग्रह नक्षत्र सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेवाएं प्रदान करना है? ये भी नहीं पता भाई। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इसरो के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप आइरिस लॉन्च की है? बताओ बताओ बताओ। ये मैंने कहीं तो पढ़ा था यार, ये शायद IIT मद्रास होगा, मद्रास। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पहुंच और चिकित्सा डाटा के अंतर संचालित में सुधार के लिए 2025 में एक नई डिजिटल स्वास्थ्य पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम ये मैंने पढ़ा है भाई, कौन सा है भाई? यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक विस्तार। कौन सी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक विस्तार। पार्श्वनाथ पहाड़ियां एक पवित्र स्थल है जहां उच्च न्यायालय ने मांस, शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। पार्श्वनाथ पहाड़ियां किस राज्य में? सबको पता है, झारखंड में। अप्रैल 2025 में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए रोजगार में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? यार ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ा था यार? यार ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से 20% होना चाहिए, 20% या 25। 20 लगा देता हूँ, देखते हैं फिर बाद में। फरवरी 2025 में कोबो में जापानी चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 मीटर, ये तो नहीं पता यार। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन विधेयक 2025 के प्रमुख विशेषता है? बताओ चलो। प्रमुख राज्य शहरों में शहरी आपदा इकाई बनाना, एक राष्ट्रीय आपदा बीमा कोष स्थापित करना, आपदा नियंत्रण को केवल सरकार द्वारा स्थानांतरित करना। ये तो गलत हो गया, केवल जहां आ गया वो ये चीज गलत हो जाएगी। सभी राज्य आपदा प्रबंधन बलों को भंग करना, ये भी गलत होगा, भंग थोड़ी करेंगे यार। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए यार इसका, शायद ये ऐसा है, मुझे ए भी लग रहा है, ए भी लग रहा है। तुक्का लगाओ चलो, ए लगा देता हूं मैं आज, ए लगा। मैं ए और बी में से एक होना चाहिए। किस भारतीय फिल्म ने एशियन फिल्म 2000 अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑल वी इमेजिन एस लाइट। कर्नाटका की किस प्रतिष्ठित अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? बताओ चलो, कौन थे भाई? रमेश अरविंद शायद। 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद 46वें राष्ट्रपति है, सबको पता है। अभी तो विश्व प्रसिद्ध जो नेता है वो नरेंद्र मोदी जी। जहां भी ऐसी चीज है नरेंद्र मोदी जी लगा दिया करो, बात खत्म। राजनीति में मत जाना क्योंकि ज्यादातर ऐसी ही चीजें है। मैं उद्घाटन हो गया, मतलब फेमस सेलिब्रिटी हो गया, इन सब में चीजें क्या है ना, नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आता है। एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित AMCA लड़ाकू जेट विमानों की किस पीढ़ी से संबंधित है? पता नहीं यार। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का एक पुरुष एकल का खिताब जीता और 3 ग्रैंड स्लैम क्राउन जीतने पर इटली के पहले खिलाड़ी बने। बता दो भाई, ये तो बता सकते हो? नहीं बता सकते? ये है भाई जेनिक सिनर। कौन? जेनिक सिनर। निम्नलिखित में से किसे 2025 में साहित्य शिक्षा में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? नहीं पता भाई। नवीन जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? नहीं पता। ये क्या है यार? ये भी नहीं पता।
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज के संपादक कौन है? नहीं पता। 2025 के राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो सबको पता है, सर्विसेज। तो इसी के साथ आपका मॉक खत्म हो जाता है। मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, अभी 7 मिनट बचे हैं। आपका टाइम मैं खराब नहीं करूंगा, सबमिट करते हैं आपको जो क्वेश्चन बचे उनके आंसर बता दूंगा। और इसी के साथ ये आपका मॉक सबमिट। नंबर जो भी आएंगे, अपने को नंबर से ज़्यादा मतलब है नहीं। आप लोगों की डिमांड थी कि भैया मॉक सोल्व करवा दीजिए ये वाले मॉक, तो मैंने करवा दिए। अपनी 524वीं रैंक आई है, 99.6% आया है, 83 नंबर आए हैं, अच्छे हैं। अब जो भी गलत हुए हैं उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। साइंस में कितने गलत हुए हैं, मैथ में कितने गलत हुए हैं, और रीजनिंग में कितने गलत हुए हैं, और जो छोटे हैं उनको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। ये गलत हो गया, शायद ये आधी दुगनी हो जाएगी, दुगनी एफ ही रहते। ओके, अगर अनुदिश 2 भागों में काटा भी जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी बराबर ही रहती है। ये तो देखो, ये कैलकुलेशन करने पे ही पता चलेगा, तो इनको तो आप छोड़ दो इसको। रीजनिंग में एक गलत हो गया भाई, देख लेना क्या गलत हो गया। 3 है, 3 भाई देख लेना, गलती हो गई होगी। तीसरा कौन सा है? अच्छा ये है स्टार्टिंग में। ओके ओके, अब करंट तो यार अब क्या ही बताए। करंट में तो मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लेना आंसर। निम्नलिखित में से किसे बता दो फटाफट। डीआरडीओ हैदराबाद ने गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में देश का पहला निजी उपग्रह नक्षत्र सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेवाएं प्रदान करना है? कौन सा है? पिक्सेल, पिक्सेल आंसर हो जाएगा इसका। ये गलत लगा दिया मैंने, 5वां। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 होगा। फरवरी 2025 में कोबो में जापानी चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक वर्ल्ड रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसने तोड़ा है? तो वो तोड़ा है तोशी कंजू यामानिशी। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन विधेयक 2025 की एक प्रमुख विशेषता है? बताओ। एक, अच्छा बी होगा, मैंने गलत लगा दिया। एक राष्ट्रीय आपदा बीमा कोष स्थापित करना। कर्नाटक के, तो बताओ बताओ, शायद शिवराज कुमार, अनंतनाग। आपने केजीएफ में रोल आया था, केजीएफ फर्स्ट में अनंतनाग का छोटा सा रोल जिसमें वो कहानी बताते हैं, वो थे अनंतनाग। रॉकी की कहानी बता देना। किसके? प्रकाश राज के पिता। कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी। एरो इंडिया 2025 में निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2025 में साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? एम.टी. वासुदेवन नायर। किसको? एम.टी. वासुदेवन देवन नायर। नवीन जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 6वीं रैंक है, 6वीं। किसने जीता है भाई? गेबोन का राष्ट्रपति चुनाव, ब्राइस ओलिगुनोंगा। भारतीय ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर किसने लिखी है भाई? राघवेंद्र तंवर ने। तो इसी के साथ आपका ये मॉक समाप्त होता है भाई। मैंने आप लोगों को मैथ रीडिंग सब कुछ करवा दिया है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें थी नहीं। मैंने फिर भी आप लोगों को ट्राई किया है कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। आप लोग एग्ज़ाम में जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। मैंने जो बताई ये चीज़ें उनको फॉलो करिए, एक पैटर्न में मॉक को अटेम्प्ट करिए, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए बिना किसी डरे। आपको करंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको जो आपके, मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पर ध्यान दीजिए। मैथ रीजनिंग साइंस, जो कि मैथ रीजनिंग मेरे हिसाब से आप 50 क्वेश्चन में से आप लोग आराम से
50 थोड़ी यार, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, 55 क्वेश्चन, सॉरी 55 क्वेश्चन में से आराम से 50+ नंबर ला सकते हो, क्योंकि मैथ रीजनिंग आ रही है आपकी सीधी। और अगर आप 20 नंबर भी अगर साइंस में लाते हो तो 70+ नंबर आपके अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। और 5-7 नंबर तो आप ला ही सकते हो करंट में। मैं कहता हूँ कि जो 70 या 75+ चला गया वो श्योर सिलेक्शन ले जाएगा। तो आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट मॉक में। और हाँ, मैं एक दिन लाइव आके आप लोगों से चर्चा जरूर करूंगा कि आगे आप लोग किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसकी के मॉक और क्लासेज लगाई जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्लासेस चलाई जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे। जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद।